लास्ट लेक्चर में हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज स्टार्ट किया था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने जो भी इनकम्स हमने पहले वाले हेड्स में पढ़ी थी वो सारी डिस्कस कर ली है। अब आज जो पहला पॉइंट अपने को डिस्कस करना है वो है फैमिली पेंशन करके। क्या है वो? फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन ये फर्स्ट पॉइंट है जो अपने को पहले डिस्कस करना है। ध्यान से समझो। देखो, आज एम्प्लॉय समझो उसकी डेथ हो जाती है और एम्प्लॉय की डेथ होने पे कहने से उसका जो भी फैमिली मेंबर होगा उसको अगर पेंशन मिला तो वो जिसको भी पेंशन मिला उसको हम टैक्स लगाएंगे अंडर अदर सोर्सेस। अब समझो कि मैं एम्प्लॉयर हूं और मिस्टर ए एम्प्लॉई है। मिस्टर ए मेरे यहां से समझो एग्जाम्पल लो के रिटायरमेंट ले चुका है, मैं उसको पेंशन दे रहा हूं। अब समझो कि उसकी अगर डेथ हो गई तो मैंने उसके स्पाउस को पेंशन दे दी या किसी भी फैमिली मेंबर को, जैसे पेरेंट्स को दे दिया, ब्रदर सिस्टर किसी को भी दे दिया। तो अगर पेंशन किसको मिला है? फैमिली मेंबर को, तो फिर फैमिली मेंबर को जो भी पेंशन मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर अदर सोर्सेस। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड फैमिली मेंबर्स। लेकिन अब है ना, यहां पे दो सेक्शंस बनाए गए हैं। पहला है सेक्शन नंबर 1018 करके और दूसरा है सेक्शन नंबर 1019। सेक्शन 1018 में क्या दिया है कि अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट, एंड एम्प्लॉई जो है उसको गैलेंटरी अवार्ड्स मिले हुए हैं। गैलेंटरी अवार्ड्स लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ऐसे अवार्ड्स मिले हुए हैं। देन पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई, मतलब अगर एम्प्लॉई को पेंशन मिली या फिर एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को मिली, दोनों पेंशन एग्जम्प्ट है। अब तुम एक चीज नोट करो, अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है तो एम्प्लॉई को या तो अनकम्यूटेड पेंशन मिल सकता है या तो कम्यूटेड, और कम्यूटेड तो वैसे भी गवर्नमेंट को एग्जम्प्ट हो जाती है। तो यहां पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना तो अनकम्यूटेड भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। सो अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है और एम्प्लॉई को गैलेंटरी अवार्ड्स मिले हुए हैं लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, तो पेंशन अगर एम्प्लॉई को मिली या एम्प्लॉई की डेथ पे उसके, दोनों केस में इट इज एग्जेम्प्ट। यहां पे करेक्शन आएगा, एम्प्लॉई करना है सेकेंड पॉइंट में। अगर एम्प्लॉई इज वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेस, एम्प्लॉय कहां काम कर रहा है? आर्म्ड फोर्सेस में वो काम कर रहा है एंड उसकी डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज। अब हो गई है डेथ तो कहने से पेंशन डायरेक्टली फैमिली को ही मिलेगी, यहां पे एम्प्लॉय को तो मिलेगी ही नहीं, वो भी एग्जेम्प्ट। अब ये दो केसेस छोड़ के जो भी फैमिली को पेंशन मिला वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, एंड वो टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब फैमिली को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और यहां पे हुआ एक छोटा सा अमेंडमेंट। ऑप्शनल स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, एंड डिफॉल्ट स्कीम में इट इज 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विच एवर इज लोअर। मतलब अगर आपको पेंशन 1 लाख रुपया मिल रहा है तो उसका 1/3 करो 33,333 या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर, तो 15,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड डिफॉल्ट स्कीम में जाओगे तो 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है फैमिली पेंशन में। अभी जो एग्जाम्स गई मई 24 की, सॉरी मई 25, उसमें ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट पूछा था क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है, इसीलिए ये चीज़ आ गई एग्जाम में। तो ये अपना फैमिली पेंशन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ।
नहीं नहीं, किसी भी फैमिली मेंबर को मिल सकता है सेम प्रोविजन। अब हम जा रहे हैं ये चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है उसके तरफ, और वो है प्रोविजंस ऑफ गिफ्ट। अगर आप लोगों को गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो आपको किस तरह से टैक्स लगेगा वो दिया गया है सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 के अंदर। तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 में क्या दिया गया है कि अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो आपको हम किस तरह से टैक्स लगाएंगे। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान ज्यादा देना ये प्रोविजन पे, क्योंकि अदर सोर्स में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है गिफ्ट के प्रोविजंस। अब गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सम ऑफ मनी एंड दूसरा गिफ्ट इन काइंड। अब समझो देव, मैंने आपको कुछ मॉनिटरी गिफ्ट्स दिए, जैसे कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, दिस आर मॉनिटरी गिफ्ट्स, उसको हम बोलेंगे सम ऑफ मनी। एंड दूसरा आता है गिफ्ट इन काइंड। अब है ना, पहले गिफ्ट के प्रोविजंस बहुत ही इजी थे। पहले प्रोविजंस क्या थे? मॉनिटरी गिफ्ट मिला तो टैक्सेबल, नॉन मॉनिटरी मिला तो नॉट टैक्सेबल। मतलब काइंड पे कभी टैक्स ही नहीं लगता था। ये काइंड में जो भी है ना, उस पे टैक्स लगना स्टार्ट हुआ है ऑन और आफ्टर 1/10/2009। 1/10/2009 के बाद अगर आपको कोई चीज मिल रही है इन काइंड तो आपको टैक्स लगेगा। और उसमें भी एक डेफिनेशन दी गई है, क्या? कि आपको यही असेट्स मिलने चाहिए जो डेफिनेशन के अंदर दिए हैं। कौन से असेट्स हैं? बीजेपी सैड वी, ऐसे याद रखना है। क्या याद रखना है? बीजेपी सैड वी। और बीजेपी सैड वी इतने असेट्स आपके लिए कैपिटल असेट्स भी होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए बोलो? कैपिटल असेट भी होने चाहिए। कैपिटल असेट का डेफिनेशन हमने कैपिटल गेन्स चैप्टर में पढ़ा था। अब बीजेपी सैड वी में क्या क्या आएगा? तो पहला जो बी है, बी स्क्वायर है, देखो, तो पहला जो बी है ना, दैट इज फॉर बिल्डिंग्स और लैंड। बी इज फॉर लैंड, लैंड भी कवर्ड है, मतलब शॉर्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड जो बी है ना, दैट इज फॉर बुलियंस। बुलियंस मतलब गोल्ड के बिस्किट्स। जे से आपको पता है ज्वेलरी, पी से पेंटिंग्स, S3 शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड स्कल्पचर्स। वापस से शेयर्स, A2 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, एंड डी से ड्रॉइंग्स, वी से वर्चुअल डिजिटल असेट्स। बोलो क्या है? वर्चुअल डिजिटल असेट्स का चैप्टर आपको सिलेबस में नहीं है, बट आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, डॉज कॉइन, ये सब क्या है? वर्चुअल डिजिटल असेट्स बोलते हैं उसको। अब वर्चुअल डिजिटल असेट आपके लिए कैपिटल असेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बाकी सब चीजें आपके लिए कैपिटल असेट होनी चाहिए। आप याद रखना, आपको तीन चीजें याद रखनी है काइंड में। पहला, काइंड पे टैक्स लगेगा अगर मिला 1/10/2009 या उसके बाद। सेकंड, आपको टैक्स तभी लगेगा जब वो असेट बीजेपी सैड वी में कवर्ड हो। एंड थर्ड, वो आपके लिए कैपिटल असेट हो, तो ही टैक्स लगेगा। अब इसी चीज को मैं आगे दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला मूवेबल प्रॉपर्टी, पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल में क्या आएगा? तो पहला बी आ जाएगा, बिल्डिंग्स और लैंड और बोथ। एंड सेकंड क्या आएगा? मूवेबल। तो बाकी जितने भी असेट्स बच गए, क्या? बीजेपी सैड वी। तो मैं समझा ना, बी में स्क्वायर हटा दिया मैंने क्योंकि फर्स्ट बी इधर चला गया, बाकी के असेट्स यहां पे आ गए।
सो अब गिफ्ट का प्रोविजन डिवाइड होता है इनटू 2 पार्ट्स। पहला सम ऑफ मनी, मतलब अगर आपको क्या मिला है, मॉनिटरी गिफ्ट, मॉनिटरी गिफ्ट मिला है तो फिर अलग प्रोविजन है, गिफ्ट इन काइंड का अलग प्रोविजन है। ऑन और आफ्टर 1/10/2009 मिलना चाहिए, बीजेपी सैड वी होना चाहिए एंड कैपिटल असेट होना चाहिए। अब ध्यान देना, समझो ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक असेट मिस्टर बी को ट्रांसफर किया, असेट, असेट, असेट कैन बी एनी असेट, एंड मिस्टर बी बदले में क्या दे रहा है उसको, कंसिडरेशन। अब मैं आपके सामने 3 एग्जांपल्स रखता हूं। समझो ये असेट की जो वैल्यू है वो है 1 CR, 1 CR एंड 1 CR, एंड मिस्टर बी ने जो मिस्टर ए को कंसिडरेशन दिया है वो है 1 CR, 80 lakhs एंड nil। आपको याद हो तो ऐसे ही 3 एग्जांपल्स मैंने आपको कैपिटल गेन्स में भी दिए हुए हैं। कैपिटल गेन्स में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर ए को कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स कौन कौन से केस में लगेगा, तो मैं बोल सकता हूं उसको फर्स्ट केस में टैक्स लगेगा, उसको सेकंड केस में भी टैक्स लगेगा, बट उसको थर्ड केस में टैक्स नहीं लगेगा। अभी मुझे ना ए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना है, अभी मुझे पढ़ाना है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर सोर्सेस के अंदर। अब तुम देखो मिस्टर बी को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, फर्स्ट एग्जांपल, कितने में मिली, 1 करोड़ में ही मिली है, मतलब मिस्टर बी का कोई फायदा तो हुआ ही नहीं है। सेकंड केस में उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 80 लाख में मिली, कितने का फायदा हुआ मिस्टर बी का, इधर गिफ्ट के प्रोविजंस आएंगे और इधर तो 100% आएंगे क्योंकि उसको 1 करोड़ का फायदा है। अपने को है ना मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज जिसको असेट मिल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बाद में मैं क्या करूंगा, एक बार मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देता हूं, बाद में मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के प्रोविजंस क्लब करके आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले अपन मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पढ़ लेते हैं, फिर ए और बी को मर्ज करके पढ़ेंगे कि इसको कैपिटल गेन्स में क्या होगा और इसको अदर सोर्स में क्या होगा। तो अब मैं यही जो इमूवेबल और मूवेबल लिखा है इसको आगे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। पहला विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मतलब क्या कि मैंने सपोज आपको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी दी और आपने सामने से पैसा दिया ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन, तो आपको गिफ्ट पे टैक्स लगेगा देव। एंड सेकेंड आएगा विथ कंसिडरेशन, मतलब देव मैंने आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दी, कितने में दी, 80 लाख में, मतलब आपका फायदा तो हुआ कितने का, 20 लाख का। सो अब ये अपना स्ट्रक्चर रेडी है, प्रोविजन अभी सीखना बाकी है। सो अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो पहले तो देखो कि क्या वो गिफ्ट मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी। अगर गिफ्ट मॉनिटरी है, दैट इज सम ऑफ मनी, तो फिर प्रोविजन अलग है। गिफ्ट इन काइंड में 3 चीजें भूलना नहीं। पॉइंट नंबर 1, 1/10/2009 या उसके बाद मिलना चाहिए, बीजेपी सैड वी में फॉल होना चाहिए, प्लस वो कैपिटल असेट भी होना चाहिए। एंड अब आगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इमूवेबल एंड मूवेबल। इमूवेबल एंड मूवेबल में भी 2 पार्ट्स है, विदाउट कंसिडरेशन एंड विद कंसिडरेशन। अब हम प्रोविजन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपको मॉनिटरी गिफ्ट्स मिल रहे हैं जैसे कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, कुछ भी मिला, तो समझो आपको देव, आपका आज बर्थडे है और देव आपको सब में मिला के गिफ्ट देना स्टार्ट किया। किसी ने 10,000 का गिफ्ट दिया, किसी ने 5,000, किसी ने 15,000, ऐसे गिफ्ट दिए। अब समझो आपको पूरे साल में जितने भी आपको मॉनिटरी गिफ्ट्स मिले हैं सबको पहले आप ऐड कर दो। नाउ इफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर पूरे साल में जो भी आपको गिफ्ट मिला है ऑन ओकेजन ऑफ, मतलब बर्थडे, ये वो कुछ भी हो गया, सब कुछ ऐड कर दो।
अगर वो गिफ्ट 50,000 या उससे कम है, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। बट अगर गिफ्ट 50,000 से एक्सीड हुआ, खत्म, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। नाउ व्हेन आई से फुल्ली टैक्सेबल, इसका मतलब क्या पता है? अगर समझो आपको गिफ्ट मिला 50,000 और 1 रुपया, तो टैक्स कितने पे? पूरा का पूरा 50,000 और 1 रुपये पे टैक्स। तो इधर ऐसा नहीं है कि हम आपको 1 रुपये पे टैक्स नहीं लगाएंगे, पूरे अमाउंट पे टैक्स। और दूसरी चीज, अगर आपको 10 लोगों ने गिफ्ट दिया तो हर एक के लिए 50,000 की लिमिट नहीं है, सबका मिला के आपको देखना है। समझो ये मैडम ने आपको 20,000 का गिफ्ट दिया, इसने आपको 20,000 और उसने 20,000 दिया, 60,000 हो गया, आपको टैक्स लग जाएगा। ऐसे नहीं देखना है कि इसने 20 दिया तो 50 से कम है, इसने 20 दिया 50 से कम, ऐसा नहीं देखने का, पूरा ऐड करने का है अपने को, टोटल देखने का है, पूरे साल में जो मिला वो। समझा? अब आपके मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है। मतलब मैं गया बैंक में, मैंने बनाया एक एफडी, उधर से लिया एफडीआर। व्हाट इज एफडीआर? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, और वो मैंने आपको दे दी। तो क्या फिक्स्ड डिपॉजिट देना, क्या उसको हम सम ऑफ मनी कंसिडर करेंगे? तो अब ध्यान से समझो, इधर आपके दो व्यूज हैं। व्यू नंबर 1, ये सम ऑफ मनी है, और व्यू नंबर 2, ये सम ऑफ मनी नहीं है। ये मॉड्यूल में ही दोनों व्यूज दिए हुए हैं, ये मॉड्यूल के अंदर ही दोनों व्यूज दिए हुए हैं। अब आप जो व्यू फॉलो करना चाहो वो कर सकते हो, जो व्यू फॉलो करना चाहो कर सकते हो। सो दो व्यूज दिए गए मॉड्यूल के ही अंदर। अब मेरे हिसाब से आप चलने जाओगे ना, मेरे हिसाब से तो 100% एफडी सम ऑफ मनी है, क्योंकि अगर आप एफडी को सम ऑफ मनी मानते नहीं हो तो फिर है ना चोरी होना स्टार्ट हो जाएगा। समझो देव, मैं आपको 1 लाख रुपया देना चाहता हूं, और अगर मैं आपको 1 लाख दूं तो आपको टैक्स लग जाएगा, मैं एफडी बना के दे दूंगा फिर। तो सम ऑफ मनी, सी ये मेरा व्यू है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं मेरा व्यू फॉलो करो। मॉड्यूल में ही जब दो व्यू दिए हैं तो आपको जो फॉलो करना है करो। सो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से 100% एफडी शुड बी कंसिडर्ड एज सम ऑफ मनी। बढ़िया, आपके मॉड्यूल के अंदर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है, और उधर उन्होंने बोला ही है कि हम दो व्यूज ले रहे हैं। तो आप भी जो व्यू सपोर्ट करना चाहो, मतलब आपका जो भी व्यू हो वो आप लिख सकते हो। और जब आपको पता हो ना स्पेसिफिक के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन में दो व्यूज है, तो माय एडवाइस इज के एग्जाम में भी वो दोनों व्यूज लिख के आओ। स्टिक टू मॉड्यूल ना, जो मॉड्यूल में लिखा है वही हम फॉलो कर रहे हैं। सो ये एक एफडी पे ऊपर पॉइंट हो चुका है। अब हम आते हैं मूवेबल के ऊपर, ये वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग, मूवेबल। लेकिन उसके पहले मैं यहां पे एक दो एग्जांपल्स लेना चाहूंगा कि समझो मिस्टर ए ने मिस्टर देव को कैश दिया 30,000 रुपया, और मिस्टर बी ने देव को आरटीजीएस किया 20,000 रुपया। अब देव आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितने पे टैक्स लगेगा? 0। समझा? 0। एंड इफ सपोज दिस अमाउंट इज 30 एंड दिस अमाउंट इज ऑल्सो 30, so on 60,000 Dev you are liable to pay tax. On 60K you are liable to pay tax. समझा? अब अपन आते हैं मूवेबल पे। अब समझो देव आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज मिली विदाउट कंसिडरेशन, मतलब समझो कि नव्या ने आपको एक पेंटिंग दे दी, प्रियल ने आपको एक ज्वेलरी दे दिया, कुछ नेहा ने आपको यू कैन से एक स्कल्पचर दे दिया, ऐसे आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज मिल रही है। अब जितनी भी आपको और आपने किसी को भी कुछ पे नहीं किया है, सो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अब ये तीनों ने आपको एक 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 मूवेबल प्रॉपर्टी दी। आपको क्या करना है देव? आपको चेक करना है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रॉपर्टी।
मतलब आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज मिली, आपको सबका फेयर मार्केट वैल्यू, अब नव्या आपने इसको पेंटिंग दिया फॉर एग्जांपल, आपने इसको ज्वेलरी दिया, आपने इसको बुलियन दिया या स्कल्पचर दिया, you check fair market value of all three assets. Now if fair market value of all the assets which you are receiving in entire previous year is less than or equal to 50,000, no tax. If it exceeds, then it is fully taxable. Fully taxable. तो अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेते थे, सेकेंड एग्जाम्पल समझो मिस्टर ए ने देव आपको पेंटिंग दिया, पेंटिंग जिसका मार्केट वैल्यू इज 30K, और मिस्टर बी ने आपको गोल्ड दिया, गोल्ड जिसका मार्केट वैल्यू इज 20,000। दो असेट मिले देव आपको, दो। बोलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितने पे टैक्स लगेगा आपको? कुछ भी नहीं। बट अगर देव मैं आपको बोलूं कि आपको ये असेट जो मिला वो 40,000 की वैल्यू का है और ये 30,000 की वैल्यू का है, तो अब 70,000 पे टैक्स आ रहा है ना समझ में? अच्छा, अब देव जब आप सपोज मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हो एंड यू आर पेइंग कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, तो ही तो आपका फायदा होगा ना। अगर समझो 1 करोड़ का असेट मिल रहा है और आप 80 लाख दे रहे हो तो ही तो फायदा है। तो जब आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, व्हेन आई से विथ कंसिडरेशन, इट मींस यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बट कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। अब आपको क्या करना है पता है? अब आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, जितने भी असेट्स आपको मिले उसकी, उसमें से आपने जितना कंसिडरेशन पे किया वो पहले माइनस कर दो। तो समझो आपको 5 असेट्स मिले हैं, एग्जाम्पल 1 लाख के, मतलब 5 लाख के असेट मिले, आपने सामने सब में पे किया है 50,000। तो आपको फायदा कितना हुआ? 2.5 लाख का फायदा हुआ, तो पहले 2.5 लाख मिल गया आपने को, एफएमवी माइनस कंसिडरेशन। नाउ इफ एफएमवी माइनस कंसिडरेशन ऑफ ऑल प्रॉपर्टी इज मोर देन 50K, देन इट इज अ फुल्ली टैक्सेबल। डिफरेंस देखना है अपने को। अब देखो, अब इधर थर्ड केस पे मैं जा रहा हूं। समझो मिस्टर ए ने देव आपको एक पेंटिंग दी है, पेंटिंग जिसकी वैल्यू 1 लाख है, और मिस्टर डी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन में 80,000 पे किया है। मतलब आपने देव फायदा हुआ ना आपका, कितने का? 20,000 का फायदा हुआ है। और मिस्टर बी ने देव आपको गोल्ड दिया है 50,000 का, और आपने सामने से इसको कंसिडरेशन पे किया है 20,000 का। अब आप मुझे बताओ, आपको जो असेट्स मिल रहे हैं वो 1.5 लाख के असेट्स हैं, दोनों मिला के। आप कितना पे कर रहे हो देव? 1 लाख। तो आपका फायदा कितना हुआ? 50,000। आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर मैं आपको देव बोलूं कि ये समझो 1 लाख है, ये 70,000 है, ये 50,000 है, और ये 10,000 है, तो अब जो आप असेट रिसीव कर रहे हो वो रिसीव कर रहे हो वर्थ 1,50,000 एंड यू आर पेइंग 80,000. So how much benefit you are getting? 70, which is more than 50. Full 70,000 is taxable. अब और एक एग्जांपल पे ध्यान देना देव, जो भी है नंबरिंग बाद में आप लोग देख लेना, थर्ड है ना ये, हाँ ये फोर्थ एग्जांपल। समझो मिस्टर ए ने देव आपको पेंटिंग दिया 40,000 का, और मिस्टर बी ने देव आपको गोल्ड दिया 1 लाख का, और आपने इसको कंसिडरेशन दिया है 70,000 का। मतलब मिस्टर ए से आपको एक असेट मिला है जिसका अमाउंट में पेमेंट कुछ नहीं गया है सामने, मतलब इट इज विदाउट कंसिडरेशन। एंड सेकेंड मिस्टर बी से जो मिला है दैट इज विथ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। अब ये वैल्यू 40 है और ये डिफरेंस 30 है, ऐसे देखने जाएंगे तो 70 का फायदा हुआ है,
लेकिन देव आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स है ना नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर जो 50,000 की लिमिट है ना ये, और ये 50,000 की लिमिट अलग अलग है। यू विल नॉट क्लब द असेट्स विच आर रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन एंड विद कंसिडरेशन। हाँ, आपको 5 असेट्स मिले, पांचों विदाउट मिले, उन सबको क्लब करो। 5 विथ मिले उसको क्लब करो, बट विथ और विदाउट को क्लब मत करना। 50 इसके लिए अलग है, 50 इसके लिए अलग है। आ रहा है? समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल देखते हैं, 5th। समझो देव, आपको मिस्टर ए ने पेंटिंग दी है, पेंटिंग 40,000 की, और मिस्टर बी ने आपको एक मोटर कार दी, मोटर कार 50,000 की। दोनों मूवेबल, दोनों के लिए कंसिडरेशन आपने पे नहीं किया है, दोनों मूवेबल है, दोनों का कंसिडरेशन पे नहीं हुआ है। अब आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? मोटर कार बीजेपी सैड में कवर्ड ही नहीं है, तो ये वो असेट ही नहीं है जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है, तो इसको हटा दो। बीजेपी सैड में थोड़ी आता है मोटर कार, उसको हटाओ तो बचा क्या? पेंटिंग, जिसकी वैल्यू 50 से कम है, नो टैक्स। समझा नील क्यों आया? अरे तुम समझो, आज बीजेपी सैड की भी तो वैल्यू होनी चाहिए ना। ये असेट मिले तो ही टैक्स लगेगा तुम्हें। मैंने बोला ना आपको, ये असेट मिले तो ही टैक्स लगेगा, और वो भी मिले कब? 1/10/2009 या उसके बाद। और वो असेट कैपिटल असेट भी होने चाहिए। समझा? समझो मैंने आपको आईफोन दे दिया, क्या हो जाएगा? नो टैक्स। मैंने अगर आपको आईफोन दिया, नो टैक्स। आईफोन किधर कवर्ड है? बीजेपी साइड में नहीं है कवर्ड। समझा? अब हम आते हैं इमूवेबल पे। अब इमूवेबल में थोड़ी बहुत चीजें समझने जैसी है। इमूवेबल में इंस्टेड ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू वी विल यूज वर्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। What is stamp duty value? You all know, value of any property as per state government. So you check SDV of the property. SDV of property, if it is more than 50,000, then it is fully taxable. अब छोटा छोटा डिफरेंस बहुत है इसमें, ध्यान से सुनना। आप है ना एक चीज नोट करना, इधर मैंने वर्ड लिखा है ऑल, वो नहीं वर्ड लिखा है मैंने ऑल यहां पे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? दिस 50,000 का लिमिट इज फॉर पर ट्रांजैक्शन। मींस फॉर एग्जांपल 6th केस, मिस्टर ए ने देव आपको एक लैंड दे दी जिसकी एचडीवी इज 40K, और मिस्टर बी ने आपको देव हाउस प्रॉपर्टी दी जिसकी एचडीवी इज 50K। अब देव आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स कितने पे? नील। पर ट्रांजैक्शन आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 70 का होता और ये 50 का होता तो टैक्स कितने पे? 70K पर ट्रांजैक्शन। मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना, इधर मूवेबल में, ये मूवेबल में कैसे अपने को एग्रीगेट करना था सब चीजों का, इधर टोटल करना था, इधर टोटल विथ और विदाउट का टोटल नहीं करना था। इधर तो आपको विदाउट में भी इंटरनल भी टोटल नहीं करना है, विदाउट के अंदर ही। समझ में आ रहा है? 50,000 की लिमिट इज पर ट्रांजैक्शन। हाँ, ये सम ऑफ मनी पूरे साल में जो भी मिला ऐड करो, मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन पूरे साल में जो भी मिली ऐड करो, विथ कंसिडरेशन पूरे साल में जो भी मिली ऐड करो। ये विदाउट इधर जो है ना इमूवेबल में इट इज पर ट्रांजैक्शन। जो नींद आने वाला है आपको, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है विथ कंसिडरेशन। अब तुम देखोगे तो सब जगह पे ना, सब जगह पे लिमिट कितनी है? लिमिट 50,000 है, 50,000। अब ये वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना, इधर थोड़ी सी लिमिट अलग है। इधर है ना लिमिट 1 to whichever is higher। मतलब आपको सिर्फ 50,000 नहीं देखना है, यहां पे आपको और एक लिमिट है। यहां पे
एक लिमिट तो 50,000 ही है, 50,000 प्लस और एक लिमिट है, दोनों में से जो हायर आएगा उससे अगर तुम्हारा गिफ्ट बढ़ा तो ही टैक्स लगेगा। बट इधर हम करेंगे क्या, तो इधर हम करेंगे एचडीवी माइनस कंसिडरेशन, क्योंकि समझो ना, तुम्हें 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला 80 लाख में, तो तुम्हारा फायदा कितना हुआ 20 लाख, तो ये 20 लाख इधर आ गया, तो तुम पहले तो एचडीवी माइनस कंसिडरेशन कर लो ऑफ प्रॉपर्टी, इतना कर लो। अब उसको कंपेयर किसके साथ करना है, तो सिर्फ 50,000 नहीं है, 50 को और एक लिमिट के साथ कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर वो तुम्हारा लिमिट बनेगा। अब लिमिट क्या है, सेकेंड लिमिट क्या है यहां पे, 10% ऑफ कंसिडरेशन। मैंने देव आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दी, कितने में दी, 80 लाख, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो लिमिट क्या बनेगी, तो 50,000 और 10% ऑफ 80 लाख, दैट इज 8 लाख, विच एवर इज हायर। तो आपको टैक्स तभी लगेगा जब आपका फायदा 8 लाख से ज्यादा हो, और अब फायदा कितना है 20 लाख, तो बस 20 लाख पे टैक्स लग गया। मतलब इधर आपकी लिमिट सिर्फ 50,000 नहीं है, पहले 50 को कंपेयर करो इसके साथ, दोनों में से हायर लो, और ये डिफरेंस अगर ये लिमिट से ज्यादा आया तो आपको टैक्स लगेगा। यू विल गेट अ क्लैरिटी जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। देखो ये अपना हो जाएगा केस नंबर 7, मस्त प्रोविजन है, अगर तुम समझ गए ना लॉजिकली तो तुम्हारे लिए मस्त हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मिस्टर ए ने देव को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 100 लाख, मतलब 1 CR, और देव आपने बदले में कंसिडरेशन दिया है 80 लाख। अच्छा, हम सब कुछ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, देव के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मिनट देव को साइड में रखते हैं, आ जाओ ए के बुक्स में। ए के लिए टैक्स कहां पे आएगा, ए के लिए टैक्स इसको जाएगा ना कैपिटल गेन्स में टैक्स। चलो मिस्टर ए ने क्या ट्रांसफर किया है, आप मुझे बताओ इधर एफईओसी क्या होगा मिस्टर ए का, सोच के 100 लाख होगा। हमने एक सेक्शन पढ़ा था, याद करो ना, कौन सा, 50C। क्या करना था उसमें, 110% ऑफ अग्रीड वैल्यू। अब मैं 110% करूंगा तो इट इज लेस देन, स्टिल कैन आई से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बिकॉज 110% ऑफ 80 लाख इज लेस देन 100 लाख। अरे 88 हो जाएगा ना, तो कैन आई से एफईओसी इज योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ऐसा याद आया, मैंने आपको कैसे सिखाया था, याद है इसको, कि मिस्टर ए को गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तेरी वैल्यू में हम 10% जोड़ेंगे, 80 लाख में हम 10% ऐड करेंगे विच इज 88। अब उसको कंपेयर करेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू के साथ, अगर तेरी वैल्यू और उसकी वैल्यू मैच हो गई या ज्यादा हो गई तेरी वैल्यू, तो इतना डिफरेंस हम चला लेंगे, हम समझेंगे कि तूने चोरी नहीं की है। बट 80 लाख की प्रॉपर्टी अगर तू 100 लाख में बेच रहा है तो डिफरेंस इज मोर देन 10%, एंड इफ डिफरेंस इज मोर देन 10%, हम समझेंगे कि मिस्टर है तुझे वो 20 लाख रुपया भी मिला है और तूने चोरी की है, इसलिए हम एफईओसी 100 लाख लेंगे। ऐसा मैंने पढ़ाया था। अब तुम थोड़ा सा अगर समझ पा रहे हो तो कहने से हमने इसको एक बेनिफिट दिया था 10% का, कि भाई तेरी वैल्यू में और गवर्नमेंट की वैल्यू में अगर डिफरेंस 10% है या 10% से कम है तो उतना डिफरेंस हम चला लेंगे, ऐसा अपन ने मिस्टर ए को बोला था। अब तुम समझ पा रहे हो अगर, तो देखो मिस्टर डी को हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देख तेरी लिमिट क्या हो जाएगी, तुझे बेनिफिट मिला है, तेरी लिमिट क्या हो जाएगी, या तो 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज कैन आई से 8 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर, तो तेरी लिमिट आ गई 8 लाख। मतलब मिस्टर डी अगर तुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो 8 लाख तक है, हम तुझे टैक्स नहीं लगाएंगे। बट मिस्टर बी का बेनिफिट तो आप देखोगे तो कहना ही से वो हो जाता है 20 लाख, एंड 20 लाख इज मोर देन 8 लाख, मतलब इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितने पे टैक्स आ जाएगा, 20 लाख पे। मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं पता है आपको, जो हमने 10% का बेनिफिट मिस्टर ए को दिया था ना, वही 10% का बेनिफिट हम मिस्टर डी को भी देना चाहते हैं। यू विल अंडरस्टैंड थ्रू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8।
मिस्टर ए ने मिस्टर डी को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 100 लाख और देव आपने इसको कंसिडरेशन पे किया है 95 लाख का। अब आप वापस से थोड़ी देर के लिए पहले ए के बुक्स में आ जाओ, ये जाएगा कैपिटल गेन्स में। व्हाट विल बी हिज एफवीओसी? नाउ कैन आई से हिज एफवीओसी विल बी 95 lakhs. Why 95? 110% of agreed value is, can I say, more than stamp duty value as per section number 50C. तो 110% of 95 lakhs is more than 100 lakhs. तो कैन आई से इधर आपका अग्रीड वैल्यू आ गया, बराबर। मतलब मिस्टर ए को हमने क्या बोला कि भाई तुझे 5 लाख रुपया कम मिल रहा है, लेकिन हम ऐसा समझ रहे हैं कि तूने चोरी नहीं की है, बराबर। अब मिस्टर डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मिस्टर डी के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर सोर्स आएगा, पहले तो लिमिट क्या आ जाएगी, तो 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज कैन आई से 9.5 lakhs। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, सो दैट इज 9.5 lakhs। और अब तुम जरा बेनिफिट देखो, मिस्टर डी को कितना मिला है, 5 लाख का बेनिफिट मिला है, विच इज लेस देन 9.5 lakhs। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितने पे टैक्स? 0। फायदा हुआ है देव, आपका फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है आपका? 5 लाख का फायदा हुआ है। देखोगे तो 50,000 से ज्यादा फायदा है, तो भी हम देव आपको टैक्स नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि लिमिट सिर्फ 50,000 नहीं है। आ रहा है समझ में? आ रहा है आप लोगों को? मैं सिर्फ क्या बोलना चाहता हूं, 10% का बेनिफिट मिस्टर ए को जो मिला है ना, वही 10% का बेनिफिट आपको भी मिल रहा है। अब पता है मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन था कि वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है, एंड अगर उसने वैल्यू एचडीवी से कम निकाला तो वो वैल्यू लेंगे, ज्यादा निकाला तो एचडीवी लेंगे। सेम ऑप्शन मिस्टर डी के पास भी है। मतलब जो मैंने आपको 50C में करवाया था ना, वहां पे कॉपी पेस्ट मिस्टर डी के लिए। अच्छा पता है मैंने आपको बोला था मिस्टर ए के लिए कभी कभी क्वेश्चन में 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी गई होगी, अग्रीमेंट के दिन का, रजिस्ट्रेशन के दिन का। तो कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखने का, तो डिपेंड करता है। अगर अग्रीमेंट के दिन या उसके पहले आपको पैसा मिल चुका है बाय अकाउंट पे ही, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, बैंक में एंट्री आ चुका है, तो कहने से वो देखने का, नहीं तो रजिस्ट्रेशन। सेम मिस्टर डी के लिए ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी देखोगे? सेम प्रोविजन। अगर उधर हमने बोला था पैसा मिल चुका है, हम इधर बोलेंगे कि ये पैसा दे चुका है। आ रहा है समझ में? आ रहा है? अच्छा और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं आप लोगों को, 9th केस। अब ये 9th केस बराबर से समझना। मिस्टर ए ने मिस्टर डी को रूरल एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर की, जिसकी एचडीवी इज 100 lakhs। देव आपने कुछ पे नहीं किया है। अब तुम मुझे बताओ, देव को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लगेगा? तो आंसर इज नो। ध्यान से सुनना, क्या रूरल एग्रीकल्चर लैंड बीजेपी साइड में आता है? सोच के आंसर देने का है। अरे नहीं रे, हाँ बीजेपी साइड में आता है, पर वो कैपिटल असेट नहीं है। तुम समझो, बी किधर, बी फर्स्ट बी क्या था अपने लिए? बिल्डिंग्स और लैंड। तो बीजेपी साइड में तो आता ही है, ये बीजेपी साइड में कवर हुआ, लेकिन टैक्स तो भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें और एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको गोल्ड बॉन्ड्स दे दिए, नोटिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। नाउ गोल्ड बॉन्ड्स इज अगेन कवर्ड अंडर बीजेपी साइड बिकॉज S3 कवर शेयर सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज में आ गया, पर तो भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल असेट नहीं है, इसीलिए। आया समझ में इतना पहले? सो ये आपके पहले तो गिफ्ट के प्रोविजंस एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, बहुत कुछ है और। अब हम आते हैं, पहले तो ये प्रोविजन देखो, गिफ्ट, सम ऑफ मनी, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इन प्रीवियस ईयर इज मोर देन 50, फुल्ली टैक्सेबल। काइंड मिलना चाहिए ऑन और आफ्टर 110, कैपिटल असेट होना चाहिए बीजेपी सैड वी,
होना चाहिए। बीजेपी सैड वी को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया, ये रहा अ कैपिटल असेट। अच्छा, वर्चुअल डिजिटल असेट कैपिटल असेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब कैपिटल असेट होने चाहिए। और फिर देखो इमूवेबल, मूवेबल, लैंड बिल्डिंग बोथ, बीजेपी सैड वी विदाउट कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ all properties more than 50 fully taxable with consideration fair market value minus consideration of all properties more than 50 fully taxable। इधर HDV of property per transaction आ गया, more than 50 fully taxable with consideration HDV minus consideration of property more than 50 और 10% of consideration whichever is higher fully taxable। बराबर। अब आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 56(2)(10)। इसका मतलब क्या कि कब कब ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, कब कब ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, वो यहां पे दिया हुआ है। अब पहला तो अगर आपको गिफ्ट मिलता है फ्रॉम रिलेटिव, आपको गिफ्ट मिला, किससे मिला गिफ्ट? रिलेटिव से गिफ्ट मिला। अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला क्या हो जाएगा? कोई टैक्स नहीं। 5,000 मिले, 50,000 मिले, 5 लाख मिले, 5 करोड़ मिले, कोई टैक्स नहीं। बट अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि सर रिलेटिव में कौन कौन आएंगे वो तो बताओ हमें। तो यहां पे ना थोड़ा सा रिलेटिव का डेफिनेशन अलग है। हमें रिलेटिव का मीनिंग पढ़ना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल, एंड हमें रिलेटिव का मीनिंग पढ़ना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ HUF। HUF के लिए रिलेटिव कौन? एनी मेंबर। मतलब अगर किसी भी मेंबर ने HUF को गिफ्ट दिया तो टैक्स नहीं लगेगा। रिलेटिव का मतलब क्या? तो अब रिलेटिव में थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है, ध्यान से समझना। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर गिफ्ट मिला, किसको? मिस्टर देव को। किससे गिफ्ट मिला? हाँ, तो रिलेटिव कौन मिस्टर देव के लिए, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले तो देव आपके असेंडेंट, दैट इज आपके फादर, आपके मदर, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, असेंडेंट। रुको, डिसेंडेंट पहले, डिसेंडेंट करने वाली भी आने दो, रुक जाओ। अब देव आपके ब्रदर सिस्टर और आपके ब्रदर सिस्टर के स्पाउस। उसके बाद कौन? मिसेस देव। अगर आपको मिसेस देव ने कोई गिफ्ट दी तो टैक्स नहीं लगेगा। फिर मिसेस देव जो है उसके असेंडेंट, मतलब उसके फादर मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मतलब आपके सास ससुर और सब। फिर मिसेस देव के जो ब्रदर सिस्टर है और उनके स्पाउस, साला साली। फिर मिस्टर डी और मिसेस डी के जो डिसेंडेंट होंगे, मतलब सन, डॉटर प्लस उसके स्पाउस, ग्रैंडसन, ग्रैंड-डॉटर प्लस उसके स्पाउस, और लास्ट और एक जन है जो मिस्टर देव आपके जो फादर मदर है, आपके फादर मदर के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस। अच्छा, देव आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के ब्रदर सिस्टर कवर्ड नहीं है। अच्छा, मिसेस देव के फादर मदर के ब्रदर सिस्टर कवर्ड नहीं है। आपके फादर मदर के ब्रदर सिस्टर कवर्ड है। इन सब से अगर आपको देव गिफ्ट मिला क्या हो जाएगा? कोई टैक्स नहीं। कितना भी मिले कोई टैक्स नहीं। सो अगर गिफ्ट मिलता है, किससे मिलता है? फ्रॉम रिलेटिव, नो टैक्स। नेक्स्ट,
अगर आपको गिफ्ट मिलता है ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के वक्त अगर आपको गिफ्ट मिला तो कोई टैक्स नहीं। अब शादी के वक्त गिफ्ट मिला मतलब जिसकी शादी है उसको मिला गिफ्ट। ऐसा नहीं कि शादी चल रही है कोई हॉल में और आप जाके बोलो कि चलो मैं वहां पे गिफ्ट देता हूं, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, जिसकी शादी है। अब हाँ, दूल्हा और दुल्हन को। अब ध्यान से सुनो, यहां पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि फर्स्ट मैरिज, क्या लिखा है? मैरिज। मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैरिज में भी आपको गिफ्ट मिला, क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। लेकिन याद रखना, मैरिज एनिवर्सरी कवर्ड नहीं है। क्या कवर्ड नहीं है? मैरिज एनिवर्सरी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट बताना है आपको। समझो आपको आपके फादर ने 2 लाख रुपया दिया मैरिज के वक्त, बोलो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। मैरिज एनिवर्सरी पे दिया तो एग्जेम्प्ट। फादर ने दिया है इसीलिए। समझ रहा है? आपको एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे। समझो आपको आपके फ्रेंड ने आईफोन दिया 2 लाख रुपए का मैरिज के वक्त, मैरिज एनिवर्सरी पे, एग्जेम्प्ट। आईफोन बीजेपी साइड में कवर्ड नहीं है, 5 मिनट पहले ही बोला था। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या लिखा है, पढ़ो। अगर आपको कोई असेट मिला, क्यों मिला? बिकॉज ऑफ विल और इनहेरिटेंस, क्या हो जाएगा? एग्जाम। अपन ने विल पढ़ा था, याद हो तो, कैपिटल गेन्स में भी, पर वो पढ़ा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफरर। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफरी। मतलब समझो मैंने विल बनाया, मेरे मरने के बाद मेरे असेट देव को चले जाएंगे, मैं मर गया तो आपको असेट मिले, एग्जाम आपके हाथ में। नेक्स्ट क्या है? इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। मतलब क्या? किस, हाँ नहीं, उसको लग रहा है नहीं, पर्सन इज ऑन अ डेथ बेड राइट नाउ, मतलब बीमार है अभी, और पता ही है कि वो 4 दिन का मेहमान है। अब समझो कि उसने कोई विल बनाया नहीं है, पर उसने क्या बोल दिया डेथ बेड पे कि मेरे मरने के बाद समझो मेरी सारी प्रॉपर्टीज आर्यन को चली जाएगी। फिर वो पर्सन मरा, आर्यन को प्रॉपर्टी गई, आर्यन के हाथ में एग्जाम। फिर अगर आपको गिफ्ट मिला है, कहां से मिला? फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, या फिर आपको मिला, गिफ्ट मिला फ्रॉम, या आपने दिया बाय एनी फंड। आपको मिला या आपने दिया, किसको? कोई भी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन सेक्शन 1023C। या फिर आपको पैसा मिला या आपने दिया, किसको? टू अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A, 12AA और 12AB। ये नया सेक्शन है। अब ये तीनों पॉइंट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। काफी सारी ट्रस्ट होती है, मैंने आपको पहले भी बोला था, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है। अब समझो कि कोई ट्रस्ट है, वो बनाई गई है फॉर एजुकेशन पर्पस या फिर फॉर मेडिकल रिलीफ। तो अगर समझो एक पर्सन को ट्रीटमेंट करवाना है, अब उसके पास पैसा नहीं है ऑपरेशन करवाने का या ट्रीटमेंट करवाने का, तो वो गया किसके पास? ट्रस्ट के पास, और ट्रस्ट को उसने बोला कि ऐसा ऐसा केस है, तो ट्रस्ट ने उसको 5 लाख रुपया दे दिया, एग्जाम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये सारा पैसा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, यहां पे 8th पॉइंट आ रहा है, 8th, ये 8th पॉइंट है, करेक्शन बाद में कर लेंगे अपन। ये सब क्या है पता है? ये 4 पॉइंट्स, ये जो हमने ने नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स पढ़ा था ना, कहां पे? कैपिटल गेन्स में। वहां पे हमने पढ़ा था ट्रांसफर रर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रांसफर ही है। मतलब समझो होल्डिंग ने सब्सिडरी को असेट दिया, मैंने क्या सिखाया था? होल्डिंग को टैक्स नहीं लगेगा। ये क्या बोल रहा है पता है? सब्सिडरी को असेट मिला, उसको भी टैक्स नहीं, टैक्स लगेगा कब? जब सब्सिडरी बेचेगा तब। और उधर हम कॉस्ट क्या लेंगे? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे। एचयूएफ ने असेट दिया मेंबर को पार्टीशन के वक्त, एचयूएफ को टैक्स नहीं लगेगा, ये पॉइंट बोल रहे हैं मेंबर को भी नहीं लगेगा। आया समझ में? अच्छा,
गिफ्ट मिला, किसको मिला? ट्रस्ट को, फ्रॉम एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ने गिफ्ट दिया है, किसको? ट्रस्ट को। क्रिएटेड एंड एस्टैब्लिश सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये जो ट्रस्ट होती है ना, इट्स अ प्राइवेट ट्रस्ट। ऊपर जो ट्रस्ट थी ना, दैट वाज अ पब्लिक ट्रस्ट। यहां पे अगर कोई इंडिविजुअल ने असेट दिया है टू अ ट्रस्ट, एंड ये ट्रस्ट बनाया गया है सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, इट्स अ प्राइवेट ट्रस्ट। अब जो आपका ये वाला पॉइंट है, इसको अपन पॉइंट नंबर 9 करेंगे, क्योंकि ऊपर पॉइंट नंबर 8 किया, ये पॉइंट नंबर 10 होगा, और ये आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर 11। 11 के बाद ये ए और बी पॉइंट जो है ना, ये मैं यहां से हटा रहा हूं। ये ए और बी क्या है पता है? जो मैंने आपको ये रिलेटिव का डेफिनेशन बताया ना, वो है। तो ये अपन ऊपर लिख लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। अब ध्यान से सुनो, 10th पॉइंट और 11th पॉइंट जो है ना, इट इज इन रिलेशन टू कोविड। किसके रिलेशन में है ये? कोविड के रिलेशन में है ये पॉइंट। ध्यान से सुनना। पैसा मिला बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पर्सन, मतलब समझो पैसा मिला है, किसको मिला? किसी भी इंडिविजुअल को। किससे मिला? किसी भी पर्सन से मिला। क्यों मिला? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब ये इंडिविजुअल की मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा हुआ था, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एग्जांपल लो कि मिस्टर एक्स है, अब मिस्टर एक्स बीमार हुआ, क्यों? कोविड के वजह से। या मिस्टर एक्स के फैमिली मेंबर बीमार हुए, क्यों? कोविड के वजह से। या तो मिस्टर एक्स को कोविड हुआ था, या मिस्टर एक्स के अब बीमार हुए, तो क्या होगा? मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे क्या होगा? खर्चा। ये खर्चा किसने पे किया? मिस्टर एक्स ने पे किया या फैमिली मेंबर ने पे कर दिया? मतलब मिस्टर एक्स ने समझो पे कर दिया है। अब मिस्टर एक्स को है ना, कहीं से तो किसी पर्सन ने हेल्प की, समझो मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को बोला कि भाई तेरे को कोविड हुआ था या तेरे फैमिली कोविड हुआ था, हम तुझे पैसा दे रहे हैं। अब ये मिस्टर एक्स को जो पैसा मिला, क्यों मिला? क्योंकि मिस्टर एक्स को कोविड हुआ था या उसके फैमिली को कोविड हुआ था और उसने मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किया था, इसीलिए पैसा मिला। एग्जैम्प्ट। अगर कोविड के वजह से बीमार हुए हो, मतलब ट्रीटमेंट पे खर्चा हो रहा है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अब वापस से, या तो बीमार कौन हुआ था? मिस्टर एक्स खुद, मतलब इंडिविजुअल खुद, या फिर उसके। और यहां पे जो फैमिली मेंबर की बात हो रही है ना, यहां पे फैमिली मेंबर का मतलब है स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर जो डिपेंडेंट है, सॉरी पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो डिपेंडेंट है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट और नॉट। मतलब जो मैंने आपको मेडिकल परक्विजिट में करवाया था, वो सेम फैमिली मेंबर। यहां पे उतने ही लोग कवर्ड है, फिर वो ये वाला डेफिनेशन नहीं आएगा फैमिली में। इधर या तो कोविड मिस्टर एक्स को हुआ था या उसके फैमिली को हुआ था, और फिर मेडिकल पे खर्चा हुआ तो किसी ने उसको पैसा दिया, एग्जैम्प्ट। लेकिन मिस्टर एक्स को ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। एन इंडिविजुअल हैज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड, मिस्टर एक्स को ये पैसा मिला है, उसकी डिटेल्स उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी विद इन 9 मंथ्स। मतलब मिस्टर एक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा क्या? कि मुझे ऐसे ऐसे पैसा मिला है इस वजह से। समझा ये पॉइंट? समझा? अब सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है पता है? नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा हो चुका, इधर कोविड के वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ था, इधर कोविड के वजह से पर्सन मर गया है। देखो क्या लिखा है, किसको पैसा मिला? मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। तो समझो कि मिस्टर एक्स को कोविड हुआ था, ये गया कोविड में। अब ये गया तो पैसा मिला किसको? फैमिली मेंबर को। अच्छा, फैमिली मेंबर को किसको मिलना चाहिए पैसा? पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो उस पर डिपेंडेंट है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट और नॉट, उनको ही मिलना चाहिए। अब फैमिली मेंबर को पैसा मिला, किससे मिला? एम्प्लॉयर से मिला। किसके एम्प्लॉयर? मिस्टर एक्स के एम्प्लॉयर से। पूरा अमाउंट एग्जैम्प्ट। समझो मिस्टर एक्स कोई कंपनी में काम कर रहा था, एबीसी लिमिटेड, और उधर से मिस्टर एक्स गया कोविड की वजह से। अब एबीसी लिमिटेड ने 50 लाख रुपया दिया। किसको दिया? फैमिली में किसको दिया?
पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर जो डिपेंडेंट थे या फिर स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंड, पूरा एग्जाम 50 का 50 लाख। एंड समझो एम्प्लॉयर नहीं था, कोई अदर पर्सन से मिला तो एग्जाम्ट है अप टू 10 lakhs। कितना है एग्जाम्ट है? 10 lakhs तक एग्जाम्ट है, 10 लाख तक एग्जाम्ट है। फिर तो समझो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं था, मिस्टर एक समझो एज अ फ्रीलांसर काम करता था, कहां पे? एबीसी लिमिटेड में, तो फिर 10 लाख तक एग्जाम, मतलब अगर 15 लाख मिला तो 5 लाख टैक्सेबल। बट अब इसमें वापस से कंडीशंस हैं कि आपको पैसा मिल जाना चाहिए विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, मरा उसके बाद 12 महीने में पैसा मिलना चाहिए। दूसरा, आपकी डेथ हो जानी चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव। पॉजिटिव टेस्ट हुआ 6 महीने में मर जाने चाहिए, और जैसे ही मरे 12 महीने में पैसा आना चाहिए। प्लस आपको ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, एंड इसकी डिटेल्स वापस से किसको देनी पड़ेगी? इन असेसिंग ऑफिसर, दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, विद इन 9 months। और ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट है 10th और 11th, उसमें दोनों जगह पे फैमिली का मतलब क्या, वो यहां पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट में, जो मैंने आपको सिखा दिया पहले ही। कौन है फैमिली ये लास्ट 2 पॉइंट के लिए कोविड में? स्पाउस एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम और मेनली और होली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल। आया समझ में? आया कि नहीं समझा? सो ये आपका नॉन एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजंस है। अभी का तुम पेपर देखोगे ना, 4 मार्क के लिए गिफ्ट के प्रोविजंस कुछ पूछे थे, वो जो मैंने आपको केसेस करवाए ना, मोटर कार, मैरिज एनिवर्सरी, सेम क्वेश्चंस थे एग्जाम में भी। मैं वो हर अटेम्प्ट में करवाता हूँ, ये बार उन्होंने पूछ लिया, सिर्फ अमाउंट और सब इधर उधर होगा, बस कॉन्सेप्ट सेम ही था। समझा? पहले ये प्रोविजन समझे आपको। अब अपने को पहले तो इतना लिखना है, फिर अपन कैपिटल गेन्स और अदर सोर्स को मर्ज करके पढ़ेंगे। सो पहले तो आप लोग ये फैमिली पेंशन लिख लेंगे। अब सुनो, अब आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करो अपना, पहले तो ये चार्ट बनाना है। पहले सुन लेना, इधर वी ऐड कर दो अपने बुक में, और इधर लिखो फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट को लेके 2 व्यूज हैं, सम ऑफ मनी है, दिस इज व्यू नंबर 1, एंड सम ऑफ मनी नहीं है, दैट इज व्यू नंबर 2। ठीक है, आप चाहिए तो पीछे बैठ जाओ प्रिया, उसके साथ बुक में से कॉपी करना है अभी। ठीक है, फिर ये प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिखोगे आप लोग, बराबर। इधर वर्चुअल डिजिटल असेट के बाजू में लिख दो कैपिटल असेट और नॉट। वर्चुअल डिजिटल असेट के बाजू में लिख दो कैपिटल असेट और नॉट। फिर ये पॉइंट नंबर 7 में 12AB ऐड कर दो, 12AB। फिर ये ABCD जहां पे लिखा है उसको पॉइंट नंबर 8 करो, 8th पॉइंट को 9th करो, 9th को 10th करो, और 10th को 11th करो। और ये नीचे वाला जो डेफिनेशन है ना, ये तुम्हें चाहिए तो रहने दो, अपन कहाँ लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है सुन लो, यहाँ से लेके आपको लिखना स्टार्ट करना है पूरा, ये पूरा यहाँ तक लिखना है। कहाँ तक? ये इंडिविजुअल तक, बराबर है। जब तुम ये पॉइंट पे आओगे ना, नॉन एप्लीकेबिलिटी, उसमें जब तुम ये रिलेटिव लिखोगे तब तुम्हें ये वाला चार्ट बनाना है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला, बराबर। इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन और HUF के लिए रिलेटिव कौन, ये आप कहाँ बनाओगे? इसके नीचे, मतलब ये पॉइंट लिखो, फिर चार्ट आएगा, फिर ये मैरिज, इनहेरिटेंस, वो सब आएंगे, फिर एंड तक जाना है। और ये पूरा हो जाएगा, फिर जो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको वो कॉपी करेंगे। ठीक है, तो अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक से
ये कॉपी करना स्टार्ट करो, ये पूरा कॉपी करो, जब रिलेटिव पे आओगे तब ये लिख लेना और एंड तक कॉपी करो। ये आप लोगों का कैपिटल गेन्स लिख के हो गया? आज सबमिट करना था ना कैपिटल वेडनेसडे। आज कौन सा डे है? मतलब कल करना है। हो गया लिख के देव आपका? क्या बात है, आपका पूरा बाकी है? थोड़ा बाकी है। और नेहा मैडम आपका बाकी है। आर्यन, अच्छा ये तुम लोग क्यों लेक्चर आफ्टरनून में ये करवा दिया शिफ्ट तुम लोगों ने? हाँ, तुम लोग की वजह से ही हुआ है, सब आ गया मेरे पास डिटेल। तुम लोग ने ही तो बोला, सब लोगों ने पोल किया था और आप सबके सबने आंसर। अरे वो वैसे भी ऑनलाइन आ रहा है आर्यन, तो उसको क्या मतलब है? क्या सुबह के लेक्चर्स मौत का कारण बनेंगे? जा रहा है आर्यन तू? चलो बाय। क्या अच्छा खासा मॉर्निंग लेक्चर्स थे, तुम लोग इवनिंग में फ्री हो जाते। अब ये तो कहीं के भी नहीं रहे। 11:30 से तुम लोग लेक्चर स्टार्ट करोगे, मतलब कितना ऑड टाइम हो गया। सुबह भी नहीं पढ़ पाओगे और शाम को भी नहीं पढ़ पाओगे। अरे आप लोग के वजह से ये पूरा पोल किया आप लोगों ने और सब टाइम पास किया। सबका वोट था ना उसमें, तो सबके सबने बोला था कि लेक्चर टाइमिंग चेंज करो। मतलब सबको ही वही चाहिए था ना कि सुबह आराम से सो के उठे हम लोग। हो गया, ये लिख के हो गया? लिखो पर जल्दी से। I would like to state that I am facing difficulties adjusting to new schedule, which is impacting my studies. I am more comfort I am more comfortable with 10 a.m. to 6 p.m. slot, although I am open to considering other options. अब इसमें आप सब ने लिखा है yes I agree. नहीं नहीं, आप सब ने इंक्लूडिंग प्रियल आपने भी लिखा है yes I agree. नहीं मतलब वो बोलेगा कि आप पागल हो तो आप पागल मान लोगे अपने आप को। मतलब आप लोग का खुद का कोई स्टैंड नहीं है वैसा। आर्यन ने बोल दिया करो तो आर्यन ने बोल दिया करने का, ऐसा।
10 AM to 6 PM, तो मतलब तुम खुद समझो तो सही थोड़ा। हाँ, छोड़ो। आप लोग के कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहे? 13th? और आपका तो कॉलेज नहीं रहेगा ना? है? कौन सी कॉलेज है आपकी? कब से स्टार्ट हो रही है? 15 से। और आप कौन सी कॉलेज में हो? नहीं जाते नहीं हो? आप भी कॉलेज नहीं जाते हो? कंप्लीट हो गया आपका? और आपका साहिल? कंप्लीट हो गया कॉलेज? आप जाते हो मैडम कॉलेज? नहीं नहीं, आपकी कॉलेज कौन सी? HR? अटेंडेंस है वहाँ पे? ओके, 50% है। तो ठीक है। जुगाड़ तो बहुत चल रहे हैं। हो गया ही है। करवा देगी ना वो अभी। हाँ, आपको खुद को ही 100 में ले लेना चाहिए नाना वहीं पे। जाना किधर है कॉलेज में, तो वो बोल रहा हूँ। नाम तो है ही ना यार। क्या हुआ? क्या है? कौन है बानुश? ये डिपेंड करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वहाँ की हो। पहले CA बन जाओ। बनो ना पहले। अरे अभी बहुत लाइफ में बहुत अप डाउन आने वाला है। मैंने भी थोड़ी सोचा था टीचिंग करूँगा। मुझे नहीं पता, प्रीतेश सर से आप पूछो।
हो गया ये लिख के? क्या क्या करें हम उसका, आप बताओ बस। मतलब जो लोग ऐसे कॉलेज में जाते हैं वो हीरो हीरोइन बनते हैं, ऐसा आप बोलना ओ भाई। चलो ये हो गया, लास्ट केस लिखो। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को डिस्कस करना है, ध्यान से सुनना। अब अपने को कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स के जो प्रोविजंस हैं ना, वो क्लब करके पढ़ने हैं। दोनों चीज़ें अब अपन साथ में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को टोटल 5 एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। 5 एग्जाम्पल्स में मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगा कि कैपिटल गेन्स में क्या करना है, अदर सोर्स में क्या करना है। थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना। अभी ये 5 एग्जाम्पल्स में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। पहले मेरा हेडिंग होगा गिफ्ट रिसीव्ड बिफोर 1/10/2009। बोलो क्या है? गिफ्ट रिसीव्ड बिफोर 1/10/2009। अब ये जो हेडिंग है गिफ्ट रिसीव्ड बिफोर 1/10, इसमें मेरा एक ही एग्जाम्पल होगा। बाकी के जो 4 एग्जाम्पल्स हैं वो होंगे गिफ्ट रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/10/2009। चलो, गिफ्ट रिसीव्ड बिफोर 1/10। अब मिस्टर ए ने एक असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपया। 2/3 में इसने ये असेट खरीदा है। इसने यही असेट मिस्टर बी को ट्रांसफर किया इन अ ईयर 7-8। मिस्टर बी से मिस्टर ए को कंसिडरेशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। ये जो 7-8 में असेट की मार्केट वैल्यू थी वो थी 50 लाख। और फिर मिस्टर बी ने यही असेट मिस्टर सी को ट्रांसफर किया। कब ट्रांसफर किया? ऑन 20th जून 2024। एंड मिस्टर सी से मिस्टर बी को कंसिडरेशन मिला है 2 करोड़ का। अब अगर अपन पहले 7-8 की बात करें, 7-8 जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असेट दिया, तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बोल रहा हूं? देयर विल बी नो कैपिटल गेन्स बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन।
इट्स अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। एंड मिस्टर बी जो है ना, उसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? गिफ्ट इज रिसीव्ड बिफोर 1/10/2009। गिफ्ट के प्रोविजंस काइंड वाले 1/10/2009 के बाद ही तो आए हैं। 1/10/2009 के पहले तो सिर्फ मॉनिटरी गिफ्ट पे टैक्स लगता था, नॉन मॉनिटरी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब अगर अपन बात करें 24-25 में, जब मिस्टर बी ने यह एसेट मिस्टर सी को बेचा, तो अब मिस्टर बी जो है उसको टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स। व्हाट विल बी एफवीओसी ऑफ मिस्टर बी? तो कहना से वो हो जाएगा 2 करोड़। होल्डिंग पीरियड क्या होगा मिस्टर बी का? तो याद करोगे तो होल्डिंग पीरियड ऑफ मिस्टर ए प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ मिस्टर बी, दोनों को हम ऐड करके चेक करेंगे कि क्या असेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। दैट इज होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ करंट ओनर। इसके बाद मिस्टर बी की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो मिस्टर बी की कॉस्ट हो जाएगी 10 लाख रुपया, दैट इज कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। एंड अब असेट लॉन्ग टर्म है, इसीलिए इंडेक्सेशन भी आएगा। अब इंडेक्सेशन में 2 चीजें, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अगर हम बात करेंगे तो 7-8 से लेके 24-25 तक इंडेक्सेशन मिलेगा। एंड एज पर मंजूला जे शाह अगर हम बात करेंगे तो 2-3 से लेके 24-25 तक आएगा। आप कैपिटल गेन्स में देखोगे ना, तो मैंने आपको जितने भी केसेस करवाए ना, यही वाले करवाए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्ट के प्रोविजंस ही एक्सप्लेन नहीं किए थे। इसीलिए आप देखोगे तो कैपिटल गेन्स में जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसमें गिफ्ट का डेट देखना बिफोर 1/10/2009 ही रखा है। अब मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूं, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1/10/2009। अब ये हेडिंग के अंदर मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स दूंगा। सो टोटल आपके 5 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने एक असेट खरीदा, कब? 2-3 में, जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी। उसने यही असेट मिस्टर बी को ट्रांसफर किया। ये असेट गया, सुनो बराबर से, कब गया? 12-13 में गया। 12-13 में गया और ये असेट की जो मार्केट वैल्यू थी वो टाइम पे थी 50 लाख। फिर मिस्टर बी ने यही असेट मिस्टर सी को ट्रांसफर किया, कब? ऑन 20 जून 2024। एंड मिस्टर सी से मिस्टर बी को कंसिडरेशन मिला है 2 करोड़ का। यहां पे मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं दिया था। अब तुम देखो, जब अपन 12-13 की बात करेंगे, 12-13, तो मिस्टर ए को तो कैन आई से देयर विल बी नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स because there is no consideration, so it's a non-taxable transfer. But if you understand from Mr. B's point of view, can I say he is receiving a asset worth 50 lakhs and he has not paid any consideration. Now आप ये वैल्यू को, ये asset कुछ भी समझो, मतलब it can be movable, immovable. मूवेबल होगा तो दिस विल बी अ फेयर मार्केट वैल्यू, इमूवेबल होगा तो अज्यूम कि इट इज अ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सो इफ यू वांट आई विल राइट बोथ, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कोई भी असेट हो, कैन आई से वैल्यू ऑफ असेट एक्सीड्स 50,000, सो अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिस्टर बी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन 50 lakhs। तो हम देखो, अब मिस्टर बी जो है उसको टैक्स लग रहा है 50 लाख के ऊपर। 50 लाख पे ही इज लायबल टू पे टैक्स, and if he is liable to pay tax under other sources on 50 lakhs, तो अब जब 24-25 ईयर आएगा तो तुम समझो मिस्टर बी को हम वो टाइम पे टैक्स लगाएंगे अंडर कैपिटल गेन्स। उसका FVOC क्या हो जाएगा? 200 lakhs। उसका होल्डिंग पीरियड क्या होगा? 2-3 से लेके 19 जून 2024, दैट इज होल्डिंग पीरियड
बस यही चीज अपने को नहीं करनी है। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। बार बार होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर ये वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि तुम समझो मिस्टर बी को हम यहां पे बोल रहे हैं कि हम तुझे टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे, मतलब हम ऐसा समझेंगे कि असेट इज सोल्ड बाय मिस्टर ए, बट तुम यहां पे नहीं बोल सकते हो ऐसा मिस्टर बी को। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी को ऑलरेडी 50 लाख पे टैक्स लग चुका है। तो अब तुम बार बार वही कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ सकते। नाउ योर होल्डिंग पीरियड विल बी 12/13 टू 19 जून 24। तुम समझो 50 लाख पे टैक्स लग चुका है। अगर तुम अभी भी 10 लाख को कॉस्ट बनाओगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है वो वापस से 40 लाख पे टैक्स लग जाएगा। तो अब तुम्हारा इधर कॉस्ट क्या लेंगे हम? अब तुम्हारा हम कॉस्ट लेंगे 50 लाख रुपया। अब तुम्हारा कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा यहां पे। क्यों नहीं आएगा कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट? क्योंकि ऑलरेडी मिस्टर बी को टैक्स लग चुका है। एंड यहां पे आपका इंडेक्सेशन आएगा फ्रॉम 12/13 टू 24/25। क्यों 50 लाख कॉस्ट आया वो समझा? ऊपर वाले केस में क्यों 10 लाख कॉस्ट आया वो समझा? चलो, अगर तुम्हें ये समझा है तो नेक्स्ट केस में तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगा। ये थर्ड केस है अपना। मिस्टर ए ने एक असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट 10 लाख है। ये खरीदा है इन 2-3। मिस्टर ए ने यही असेट मिस्टर बी को ट्रांसफर किया इन अ ईयर 12/13। जब ये असेट की वैल्यू 50 लाख थी। मिस्टर बी ने यही असेट मिस्टर सी को ट्रांसफर किया एंड मिस्टर सी से मिस्टर बी को कंसिडरेशन मिला 200 लाख का। तुम देखोगे तो ऊपर वाला केस और ये वाला केस सेम ही है। मिस्टर बी ने इधर कंसिडरेशन के नाम पे 0 रुपीज दिया है। बस एक ही चेंज ऊपर वाले केस में और ये वाले केस में, क्या मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों रिलेटिव है। पूरा केस सेम है, पूरा केस सिर्फ रिलेटिव बन गया अभी। तो अब तुम देखोगे तो 12-13 में मिस्टर ए जो है कहने से उसको देयर विल बी नो कैपिटल गेन्स बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन। और अब तुम समझ पा रहे हो तो अब मिस्टर बी जो है उसको भी नो टैक्स अंडर अदर सोर्सेस। आ रहा है समझ में? आ रहा है? नो टैक्स अंडर अदर सोर्सेस। क्यों? गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। और अब जब 24-25 ईयर आएगा तब मिस्टर बी जो है उसको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लगेगा। अब यहां पे तुम समझ पा रहे हो वापस से क्या हो जाएगा? तो एफईओसी 200 लाख और अब होल्डिंग पीरियड क्या होगा? अब वापस से आएगा 2-3 से लेके 24-25। दैट इज होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ करंट ओनर। और इससे पता चल रहा है कि असेट क्या बन चुका है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 10 लाख रुपया। एंड इंडेक्सेशन में वापस से दो चीज़ें, या तो एज पर एक्ट देखोगे तो फिर 12/13 से लेके 24-25 तक, एंड एज पर मंजूला जे शाह देखोगे तो 2-3 से लेके 24-25 तक। बैठ रहा है दिमाग में? अभी और 2 एग्जाम्पल्स देने हैं मुझे। 4th एग्जाम्पल। अब इसमें अपन क्या चेंज लेके आ रहे हैं देखो। मिस्टर ए ने एक असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी। कब खरीदा? इन 2-3। यही असेट उसने मिस्टर बी को ट्रांसफ़र किया। कब ट्रांसफ़र किया? इन 12/13। तब ये असेट की वैल्यू 50 लाख थी। मिस्टर बी ने यही असेट मिस्टर सी को ट्रांसफ़र किया। कब? ऑन 20th जून 2024। मैं 20th जून डेट इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बोलना है कि इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक आएगा। 23rd के बाद तो आपको भी पता है जुलाई, 23rd जुलाई के बाद तो
इंडेक्सेशन है ही नहीं। और अब मिस्टर सी ने मिस्टर बी को कंसिडरेशन पे किया 200 लाख का। अब ये केस में चेंज क्या पता है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन दिया था 30 लाख का। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है इधर। पहले तो अपन जब बात करेंगे 12-13 की, ये ईयर की, सोचो थोड़ा सा क्या होगा। ये ईयर में मिस्टर ए जो है उसको लगेगा ना अभी टैक्स, क्योंकि 30 लाख का असेट 50 लाख का असेट उसने 30 में बेचा। पैसा तो मिला ना, पैसा मिला मतलब गया, टैक्सेबिलिटी आ गई। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मिस्टर ए का एफवीओसी क्या लेंगे हम। 50 लाख का असेट 30 लाख में गया है, नहीं। आंसर इज डिपेंड्स। किस पे? आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ये असेट कौन सा है। अगर ये असेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है देन एज पर सेक्शन 50C कहना इसे हम 50 लाख ले लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर ये अनकोटेड शेयर्स हैं देन एज पर सेक्शन 50CA वापस से हम 50 लाख ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। बट अगर ये कोई अदर असेट है तब हम लेंगे 30 लाख रुपया। मिस्टर ए की कॉस्ट 10 लाख होगी, होल्डिंग पीरियड उसका 2-3 से लेके 12-13 होगा, और असेट लॉन्ग टर्म है इसीलिए इंडेक्सेशन भी 2-3 से 12-13। एंड उसके बाद मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी, अब सोचो उसको ये असेट मिला, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल। चलो पहले मूवेबल समझो होगा, तो डिफरेंस देखो 20 लाख रुपए का फायदा हुआ, टैक्सेबल हो जाएगा। एंड अगर तुम इमूवेबल सोचोगे तो इमूवेबल में दो लिमिट्स थी, 50,000 और 10% ऑफ कंसिडरेशन। 10% ऑफ कंसिडरेशन इज 3 लाख, तो 3 लाख और 50 विच एवर इज हायर, कहने से 3 लाख पे उसको 3 लाख से ज्यादा बेनिफिट मिला तो टैक्स लगेगा। बेनिफिट 20 लाख रुपया है, दोनों केस में कहने से उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 20 लाख पे टैक्स लग रहा है। अगर तुम समझ पा रहे हो ना, सपोज मैं देव आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा हूं, इमूवेबल, तो अब देखो मैंने 30 लाख की इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको 50 लाख की 30 लाख में दे दी। अब मेरा एफईओसी क्या हो गया 50, प्लस आपको 20 पे टैक्स भी लग गया। अगर समझ में आ रहा हो तो 20 लाख पे टैक्स है ना, 2 बार लग रहा है, मुझे भी 20 लाख पे टैक्स लग रहा है और आपको भी लग रहा है। बट इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, दिस इज लाइक अ पनिशमेंट विच इज गिवन टू अस ऐसी। एंड इवन इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर्स भी कहने से मुझे 50 पे टैक्स लग रहा है, मतलब ये 20 लाख मेरे इसमें भी इंक्लूडेड है और आपके इसमें भी आएगा। बट अदर असेट में देखोगे तो मुझे 30 पे लग रहा है और आपको 20 पे टैक्स लग रहा है। अगर समझ रहे हो तो इधर देखो, इधर 70 पे टैक्सेबिलिटी हो गई है, क्योंकि मेरा एफईओसी 50 और आपको 20 पे अलग से टैक्स। इधर 50 और 20 70, और इधर देखो 30 और 50 पे ही टैक्स आया। तो इधर आप ऐसे बोलने जाओ ना तो 20 लाख पे 2 बार टैक्स लग रहा है, मेरे हाथ में भी और आपके हाथ में भी, बट कुछ कर नहीं सकते इधर। और अब जब 24-25 आएगा तब मिस्टर बी को टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स, क्योंकि उसने ये असेट बेच दिया मिस्टर सी को। एंड नाउ एफईओसी ऑफ मिस्टर बी इज 200 lakhs. Holding period for Mr. B is now from 12-13 to 24-25, and cost of acquisition for Mr. B is 50 lakhs. Why? Because 30 lakhs तो उसने पे किया है, प्लस उसने 20 लाख पे टैक्स भर दिया है। समझा कि नहीं समझा? 20 नहीं आएगा, 30 भी तो आएगा ना उसकी कॉस्ट में। एंड असेट इज लॉन्ग टर्म, सो इंडेक्सेशन भी आएगा फ्रॉम 12-13 टू 24-25। और अब लास्ट केस, फिफ्थ केस, मिस्टर ए ने एक असेट खरीदा जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी। कब खरीदा उसने? 2-3 में। इसने यही असेट मिस्टर बी को ट्रांसफर किया, असेट गया। कब गया?
12-13 में वैल्यू कितनी थी वो टाइम पे? 50 lakhs। और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन दिया था कितना? 30 लाख। मिस्टर बी ने यही असेट मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया। कब? 20 जून 2024। और यहां से क्या आ गया? कंसिडरेशन कितना? 200 lakhs। ये सम और ऊपर वाले सम में चेंज क्या करेंगे? ए और बी रिलेटिव है अभी। मतलब आप समझो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं पता है? आप 4 एग्जांपल्स देखो। एक था विदाउट कंसिडरेशन, मतलब मिस्टर बी को गिफ्ट मिला, पहला विदाउट कंसिडरेशन। सेकंड था विदाउट कंसिडरेशन एंड एग्जम्प्टेड कैटेगरी, ये जो नॉन एप्लीकेबिलिटी। फिर विथ कंसिडरेशन और विथ कंसिडरेशन और एग्जम्प्टेड कैटेगरी। मतलब मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। अब तुम सोचो कि इधर 12-13 में मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए कहने से उसको टैक्स लग जाएगा कैपिटल गेन्स में। तो उसको किस तरह से टैक्स लगेगा? व्हाट विल बी हिज एफईओसी मिस्टर ए की? वापस से डिपेंड्स। अरे जो आपको समझ में आ रहा हो तो इधर मिस्टर ए में कैन आई से सेम एज केस 3, सॉरी केस नंबर 4। आप सेम एज केस 4 नहीं लिखोगे, आप पूरा डिटेल में लिखोगे कि एफईओसी डिपेंड करेगा। अरे सेम यार, यही कॉपी पेस्ट करना है, समझा ना? फर्क कहां पे आएगा पता है? मिस्टर बी को जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लग रहा था ना, वो हो जाएगा 0। क्यों? रिलेटिव से मिला इसीलिए। और अब जब 24-25 में मिस्टर बी मिस्टर सी को ये असेट, तो उसका एफईओसी हो जाएगा 200 lakhs। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? थोड़ा सा सोचो, क्या होगी कॉस्ट? बहुत सिंपल है, 30 lakhs। अरे 20 लाख पे अभी उसको टैक्स नहीं लगाए, पर 30 लाख उसने पे तो किया ही है ना। एंड होल्डिंग पीरियड उसका हो जाएगा फ्रॉम 12-13 to 24-25 एंड इंडेक्सेशन भी फ्रॉम 12-13 to 24-25। आपको है ना कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेंगे कि गिफ्ट इज रिसीव्ड, आपको क्या बोलेंगे पता है? मिस्टर ए परचेजेस असेट वर्थ 50 lakhs फॉर 30 lakhs। आपको क्लिक होना चाहिए कि ये भी गिफ्ट है। मतलब डोंट सर्च फॉर दिस वर्ड गिफ्ट इन क्वेश्चन। इफ यू आर रिसीविंग असेट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, स्टिल यू कैन से सेक्शन 56(2)(10) इज एप्लीकेबल। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा देंगे, मिस्टर ए परचेजेस असेट वर्थ 50 lakhs फॉर 30 lakhs। आपको वो टाइम पे क्लिक होना चाहिए कि ये गिफ्ट है। समझा? अभी ये 5 एग्जांपल्स है ना, बेस है बस। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं सारे केसेस मैंने करवा दिए, बट यस जो भी केसेस इसके बेसिस पे पॉसिबल है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको पूछूं, समझो मैंने एक विल बनाया, मेरे मरने के बाद मेरे असेट्स देव के हो जाएंगे, मैं मर गया। अब मैंने असेट्स गए देव को, मुझे टैक्स लगेगा कि नहीं कैपिटल गेन्स में? मतलब मेरे लीगल आयर्स को? तो आंसर इज नो, वो मैंने कैपिटल गेन्स में पढ़ा है। देव को असेट मिला विल से, क्या उसको टैक्स लगेगा अदर सोर्स में? नहीं, वो हमने गिफ्ट में पढ़ा आज। अब देव आपने बेचा तो टैक्स लगेगा। अब आप कॉस्ट किसकी लोगे? प्रीवियस ओनर की। होल्डिंग पीरियड प्रीवियस ओनर से लेके एंड तक। इंडेक्सेशन मंजूला जैसा एंड एक्ट। तो मैं सारे केसेस नहीं करवा सकता हूं आपको, मैंने आपको सिर्फ बेस बना के दे दिया है कि आप हमेशा चेक करो कि कैपिटल गेन्स में क्या होगा, अदर सोर्स में क्या होगा, और फिर आगे बेचेंगे तब क्या होगा। बराबर? मैंने आपको टोटल 5 एग्जांपल्स दिए, एक गिफ्ट रिसीव्ड बिफोर 110 एंड 4 गिफ्ट रिसीव्ड ऑन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है तुम्हें। मैंने कैपिटल गेन्स में जानबूझ के सारे क्वेश्चंस में गिफ्ट पहले का रखा है, क्योंकि वो टाइम पे आपको गिफ्ट के प्रोविजंस नहीं पता है। बट अब तुम्हें गिफ्ट के प्रोविजंस पता है, तो अब आपको क्वेश्चन में डेट देखना पड़ेगा। अपने लिए डेट्स इतनी सारी रेलेवेंट हो जाती है ना। एक तो गिफ्ट के लिए डेट इज 110, फिर एडवांस मनी के लिए डेट वाज 31 मार्च 2014। अपना बेस ईयर का डेट था 1/4/2001। अपना कैपिटल गेन्स में 1038 करके सेक्शन था, और 112A 1/4/2018 से आया है वो। और उधर अपने को फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है। अगर आपने असेट पहले खरीदा है तो 31 जनवरी 18 का। वो पता है कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर
वो एक कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने आपको। तो डेट्स अपने को ये सारी याद रखनी पड़ेगी। सो ये आप लोगों का गिफ्ट का और एक पार्ट कंप्लीट हुआ, दैट इज कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। चलो पहले आप लोग ये लिख लेंगे। सर ए के नीचे सब कुछ जो पहले वाला केस था, ठीक है। अब अपना गिफ्ट का ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ही मिनट, लेक्चर एंड करने से पहले अपन ने जब बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर पढ़ा था तो हमने कुछ एक्सपेंसेस पढ़े थे विच आर डिसअलाउड। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो अगर आप पेमेंट करते हो और अगर आप TDS काटते नहीं हो तो 100% expenses disallowed if payment is made outside India or in India to non-resident or a foreign company. And if payment is made in India to a resident person, then 70 is allowed and 30 is disallowed. फिर अगर आप unreasonable payment करते हो to relative, unreasonable is disallowed. 10,000 के ऊपर कैश बेरर चेक क्रॉस चेक से एक ही दिन में खर्चा कर दिया तो इट इज डिसअलाउड। इलीगल एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड, पर्सनल एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड, कैपिटल एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस पे यू गेट डेप्रीसिएशन। जो भी आपने एक्सपेंसेस डिसअलाउड पड़े थे अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेम कॉपी पेस्ट अदर सोर्स में। सो आपको एक्सपेंस डिसअलाउड करके हम पढ़ेंगे आगे यहां पे, बट वहां पे मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, रेफर बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो नया कुछ भी नहीं है। एक और सेक्शन मैंने आपको करवाया था 41 सबसेक्शन 1 करके। कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस या कोई भी ट्रेडिंग लायबिलिटी आप पहले P&L में डेबिट कर चुके हो और उसकी कल उठ के रिकवरी हो रही है या कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। याद है वो 41(1)। सिमिलर सेक्शन यहां पे भी है 59 करके। कंक्लूजन, अगर कोई खर्चा आपने बिजनेस में माइनस किया है और वो खर्चे की रिकवरी हो रही है तो बिजनेस में टैक्सेबल है। अगर कोई खर्चा आपने अदर सोर्स में माइनस किया है और उसकी रिकवरी हो रही है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल है। समझा? कल अपन लिखेंगे ये सारी चीजें, कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर। तो कल अभी कंटिन्यू करते, एक ही चीज ये रिवाइज करके आना ना। चलो बाय बाय।